नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे गुजरात में किसका डंका पर। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी के राज्य में 7वीं जीत सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चार रैलियां की। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरदार पटेल के अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 3 रैलियों को संबोधित किया और बीजेपी कांग्रेस दोनों पर हमला बोला। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोरबी हादसे के लिए राज्य की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। खबर देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुजरात चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इज्जत का सवाल बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिन भर में 4 रैलियां की। अमित शाह ने अपनी रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हैरानी जताई कि कांग्रेस गुजरात में चुनाव के मद्देनजर सरदार पटेल का महिमा मंडन कर रही है, जबकि उनका अपमान करने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी एमना नेता राहुल गांधी आज અહીંયા યાત્રા કરવા નીકળ્યા છે, મહારાષ્ટ્રમાં નીકળ્યા હતા અને જોડે મેઘા પાટકરને લઈને ફરતા હતા। બોલો, ઓળખો છો ને મેઘા પાટકરને? જેણે 20 વર્ષ સુધી નર્મદાનું પાણી બનાસકાંઠામાં ના પહોંચવા દીધું, એ મેઘા પાટકર રાહુલ ગાંધી જોડે પદયાત્રા કરે। બોલો, આ કોંગ્રેસિયા ક્યાંય મળે તો પૂછજો ભાઈ। अमित शाह ने राहुल गांधी को अयोध्या का टिकट बुक करवाने की भी सलाह दी और कहा कि 1 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। अमित शाह ने सुबह 11:30 पर आणंद जिले के खंबात विधानसभा में प्रचार किया, तो 2 बजे बनासकांठा की थराड सीट के लिए रैली की, तो 3:30 बजे यही डीसा सीट पर लोगों को संबोधित किया, तो शाम 5:30 बजे साबरमती सीट पर रैली करने पहुंचे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार में पीछे नहीं रहे। नड्डा ने सुबह 11 बजे शहरा, दोपहर 1:30 बजे चाणस्मा, शाम 4 बजे सिद्धपुर और रात को अहमदाबाद के वीरानगर में रैली की। नड्डा ने भी कांग्रेस को ही निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही है। मैं एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने देश को, प्रदेश को आपस में विभाजित करके, समाज को खंडित करके अपना राज चलाया। जाति को जाति से लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया, गांव को दूसरे गांव से लड़ाया, और बचा कुचा था तो नदी के उस पार और इस पार के बीच में झगड़ा खड़ा किया और वोट बैंक की राजनीति की। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस में मिलीभगत का आरोप लगाया है और दोनों की छिप छिप कर मिलने वाले लड़के लड़की से तुलना की है। केजरीवाल ने इसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताते हुए उनके सीएम भूपेंद्र पटेल से तुलना की। पटेल को कठपुतली मुख्यमंत्री बताते हुए उन्होंने गढ़वी को जिताने की अपील की। केजरीवाल ने दोपहर में खंबालिया, शाम को सूरत में रोड शो और रात को जनसभा को संबोधित किया। केजरीवाल ने दावा किया कि राज्य में बीजेपी का वोट शेयर पहले से 11% कम होगा। पिछली बार बीजेपी को राज्य में 49% वोट मिले थे। केजरीवाल के मुताबिक इस बार बीजेपी को 38% से कम वोट मिलेंगे। आज 2 चेहरे हैं गुजरात की जनता के सामने, एक इसुदान गढ़वी और एक भूपेंद्र भाई पटेल। किसको वोट देंगे, किसको सीएम बनाएंगे? एक इसुदान गढ़वी है, युवा है, पढ़ा लिखा है, जिसके सीने में गरीबों के लिए दिल धड़कता है, किसान का बेटा है। जब शो करता था टीवी के ऊपर तो किसानों के मुद्दे उठाता था, पार्टियों की तू मैं नहीं करता था। किसानों के लिए काम किया इसने, जिंदगी किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए इसने न्यौछावर कर दिए। केजरीवाल ने कांग्रेस की भी 5 सीटें कम आने की भविष्यवाणी की है।
लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हैं। राहुल गांधी ने मोरबी हादसे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की गई। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात चुनाव में असल मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती और जनता से जुड़े मुद्दे खो गए हैं। बहरहाल कांग्रेस में सेल्फ गोल करने वालों की कमी नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात दिखा देने वाले बयान को पीएम मोदी ने गंभीरता से लिया और चुनावी मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गए हैं। पीएम मोदी ने 48 घंटों में 9 रैलियां की है और 5 बार विपक्ष पर निशाना साधा। जाहिर है कि गुजरात चुनाव में जनता की चुप्पी से सभी राजनीतिक दल खासे दबाव में हैं। इसीलिए राज्य में पहले दौर की 89 सीटों के साथ ही दूसरे दौर की 93 सीटों के लिए भी बीजेपी ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। इसके लिए कारपेट बम्बिंग तकनीक अपनाई जा रही है। पार्टी ने हर सीट पर एक स्टार प्रचारक को लगातार 3 दिन तक प्रचार करने का निर्देश दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गुजरात की जनता 27 साल पुराने बीजेपी के राज को बदलने की तैयारी में है या एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताकर 2024 आम चुनाव में नरेंद्र मोदी का तीसरी बार राज्याभिषेक करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो रैलियां बेशुमार हैं और अपने अपने दावे कि हम जीत कर आएंगे। आम आदमी पार्टी कुछ कह रही है, कांग्रेस कुछ कह रही है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि ये गुजरात उसका है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि ये गुजरात मैंने बनाया है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो रैलियों में बाकी दल शोर मचा रहे हैं उसको कितनी तवज्जो दी जाए। गुजरात का जो असल वोट बैंक है वो क्या सोचता है, इन सारी बातों को समझने की हम कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। महादेवी अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जयकरण वर्मा कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। रमेश श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और डॉक्टर सुनील कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही शुरुआत करते हैं आज की। माधवी जी, जीत में और रैली में जो दावा किया जाता है उसमें बहुत अंतर होता है। जरूरी नहीं कि हम जो दावा कर रहे हैं वो जीत उसके जरिए हमें मिल जाए। भीड़ का भी आकलन अगर किया जाए तो भीड़ भी वोट बैंक में अक्सर नहीं बदलती। कई चुनाव ऐसे देख लिए गए हैं। आपका जो दावा है वो हमेशा गुजरात मॉडल पर होता था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब आए थे देश की सत्ता पर तो उन्होंने कहा था कि गुजरात मॉडल हम लेकर आएंगे। अब इन दावों में, इन रैलियों में गुजरात मॉडल की बात नहीं होती। उसके पीछे की वजह क्या है और क्या रैलियों में स्टार प्रचारक नेता ले जाने से क्या जीत मिल जाएगी? देखिए, चुनाव के प्रचार की एक प्रक्रिया होती है और वो हर जगह एक जैसी होती है लगभग। और चुनाव में जब चुनाव की रैलियां होती हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं या हमारे शीर्ष के लीडर्स होते हैं वो सभी उपस्थित रहते हैं। रही बात दावे की, तो देखिए गुजरात की जनता ने सालों साल जो है मोदी जी के नाम को, मोदी जी के काम को वोट दिया है और इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मोदी जी के काम को वहाँ वोट मिला है। और वोट जो है वो केवल इसलिए नहीं मिला कि चुनावी पार्टी है और बीजेपी को जिताना है या हिंदुत्व और या कोई वैसी धार्मिक बात है, वहां पे काम के लिए वोट दिया गया है। और गुजरात मॉडल की बात की जाए तो बिल्कुल निश्चित रूप से गुजरात मॉडल जो है आज भी पूरे देश भर में जाना जाता है, विश्व भर में जाना जाता है। आप देखिए 12 मेडिकल कॉलेज गुजरात में दिए गए, एम्स बनाया गया वहां पर। साथ में आप देखिए 27 साल तक बीजेपी रहने के बाद वहां पर 1 करोड़ 10 लाख मुद्रा योजना के तहत लोगों को लोन दिया गया, जिसकी वजह से वहां पे रोजगार बढ़ा। लोगों को विश्वास है मोदी जी के नाम पर, विकास के काम पर और भाजपा के साथ रहने का जो विश्वास है वो कभी टूट नहीं सकता। और चलिए, इस दावे को अगर हम मान लें कि मोदी जी ने बहुत काम किया है, तो ये जो सत्र पिछला बीता, मोदी जी तो थे नहीं उस दौर में, इसका मतलब बाकी नेताओं ने काम नहीं किए तो उनके आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं ना। भारत में मोदी जी का नाम पूरे भारतवर्ष में है और आज भारतवर्ष जो है वो पूरे विश्व में अपनी ख्याति बटोर रहा है। और आप देखिए कि मोदी जी के नाम को ही लेकर जो है वो चुनाव प्रक्रिया हो रही है और चुनाव जीत रहे हैं। तो कहाँ नाम नहीं है, आप मुझे बताएं, हर जगह मोदी जी का नाम है। नहीं, मेरा सवाल ये है, मोदी जी की आपने तारीफ की कि मोदी जी ने बहुत विकास किया,
इसका मतलब ये माना जाए कि बाकी जो नेता रहे हैं, जो बाकी सीएम रहे हैं, जो वहां पर काबिज रहे, उन्होंने काम नहीं किया। अगर किया होता तो हम उनके चेहरों के आधार पर बढ़ सकते थे कि इन लोगों ने, देखिए मोदी जी के बाद इन लोगों ने भी विकास को आगे बढ़ाया है, इनको वोट दीजिए। ऐसा कुछ तो नजर आ नहीं रहा। देखिए, कैबिनेट में जितने भी लोग हैं और जो भी वहाँ पर नेतृत्व करता है, सभी लोग जो है अपना अपना काम कर रहे हैं। जिन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है मंत्री पद के तौर पर, जो मंत्रालय संभाल रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह पूर्ण रूप से कर रहे हैं। इसलिए ये कहें कि केवल मोदी जी ही पूरा गुजरात चला रहे हैं तो ये कहना गलत होगा। मोदी जी का नेतृत्व जरूर है भारतवर्ष में और भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अपनी अपनी क्षमता से सभी लोग अपने कार्य को, अपने दायित्व का निर्वाह पूर्ण रूप से, पूरी योग्यता के साथ और पूरी विश्वसनीयता के साथ में कर रहे हैं। इसीलिए ये कहे कि केवल मोदी जी ही जो है वो पूरी तरीके से सारी सरकार को चला रहे हैं, नेतृत्व करता वो है। उनके कार्यशैली को जो है वो पूरे देश ने अपनाया है, गुजरात में अपनाया है, और हमारे जितने भी हमारे मंत्री गण है, नेता गण है, वो सभी लोग सक्षमता से अपनी दायित्व का पूरा निर्वाह कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई और लीडरशिप नहीं है। निश्चित रूप से वहां पर सीएम कोई और बनेंगे, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं और अपने कार्य को जितने भी सीएम रहे वो सभी लोग। अब ये बात तो गुजरात की जनता को भी समझ में आ जानी चाहिए। मतलब ये भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि इतने साल तो आप ही लोगों ने शासन किया, कि हम दूसरे को निशाना बना पाए। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो निशाना बनाया जा सकता है। जयकरण जी, आपके पास आना चाहेंगे। कोई विजन है आपके लिए गुजरात का, या सिर्फ कमियां गिनाते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ये कमियां हैं, इतने साल से शासन किया, अब हमको मौका दीजिए? आप क्या विजन लेके चलें गुजरात के लिए? नहीं रविंद्र सिंह जी, देखिए, कांग्रेस के पास पूरी सोच रीति ही है। भाजपा की जो गलत नीतियां हैं, भाजपा ने जो इतने साल सरकार चलाई, उससे गुजरात की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता दुखी है। आपने देखा होगा कि अभी मोदी जी के सेक्रेटरी कह लीजिए या सचिव कह लीजिए, अभी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा बनना, गृह मंत्री हो जाना, ये बराबरी का। जयकरण जी, हमने सवाल क्या पूछा था, ध्यान है आपको? हमने कहा कांग्रेस के पास गुजरात को लेकर क्या विजन है? मैं यही कह रहा था। वो क्या अपमान कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तो गुजरात की जनता जो है उसको समझ में आ जाएगा। नहीं सुन पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी ने करके दिखा दिया, भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पर चलने को मजबूर है। जिस प्रकार से मोदी जी के सेक्रेटरी या सचिव कह लीजिए, आज अमित शाह जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा बनना चाहते हैं। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से बनने जैसा आप सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन करके एक बहुत बड़ा दिल दिखाने का काम किया था, देश के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने का काम किया था। क्या अमित शाह जी आरएसएस पर बैन लगाने का काम करेंगे? आज वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा सम्मान पाने की बात कर रहे हैं। अरे सरदार वल्लभ भाई नहीं, अगर एक बात बताइए जयकरण जी, अगर आरएसएस पे वो बैन लगा दें, उससे आप क्या गुजरात का चुनाव जीत जाएंगे क्या? नहीं, गुजरात का चुनाव तो कौन आप अपने बारे में बताइए ना। हारेगा ये मुद्दा नहीं है। हाँ। मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशजों को, उनके जात बिरादरी को, उनके अनुयायियों को सैकड़ों मुकदमे दर्ज करा करके कोड़े हंटर मारने का काम किया, जेल में डालने का काम किया है, क्या आज वो उनके वंशजों से, उनके अनुयायियों से माफी मांगने का काम करेंगे? जो सरदार नहीं तो ये वहां गुजरात की जनता ये मानने के लिए तैयार होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे आप उठाते हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, गरीबी के, भुखमरी के, और फिर जाकर आप पटेल की बात करते हैं, आरएसएस की बात करते हैं। नहीं, आप खुद कंफ्यूज हैं या गुजरात की जनता को कंफ्यूज कर देंगे? नहीं रविंदर सिंह जी, देखिए, इस देश से जात और वर्ग को कभी हटाया नहीं जा सकता। क्या मोदी जी, अमित शाह जी या नड्डा जी कभी इन्होंने नोटबंदी पर वोट गुजरात में मांगा? कभी इन्होंने किसान के काले कानून पर वोट मांगा? क्या इन्होंने अभी जीएसटी पर वोट मांगा? क्या इन्होंने बेरोजगारी पर वोट मांगा? क्या इन्होंने काले धन पर वोट मांगा? नहीं मांगा। ये वोट मांगते हैं कि लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, लोग मुझे, मेरी माँ को गालियां दे रहे हैं। रविंदर सिंह जी, मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ, अरे तो आपके नेता, अगर आपके नेता देश के प्रधानमंत्री की औकात याद दिलाएंगे तो वो तो भुनाएंगे उसको। कोई नहीं, देखिए,
जो औकात देखने की बात कर रहा है वो गुजरात के हैं, जो उनकी हैसियत को देखने की बात कर रहा है वो गुजरात के वोटर हैं। उसमें जयकरण वर्मा और रविंदर सिंह का कोई लेना देना नहीं है। अगर जो गुजरात का वोटर, गुजरात के लोग अगर जो मोदी जी को कुछ कह रहे हैं तो उसका जवाब मोदी जी को, अमित शाह जी को डंके की चोट पर देखना चाहिए। आप जैसे पत्रकारों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका सवाल जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसी करने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जवाब सवाल से मोदी अमित शाह 100 किलोमीटर ठीक दूर है, मतलब आप उनकी कमियों को लेकर जाएंगे, सीधा सा बात है, आपके पास विजन नहीं है को लूट करके ये इस बात से तो मैं ये मान लूं ना कि विजन आप साबित नहीं कर पाए, आप उनकी कमियों को लेकर जाएंगे। खैर ठीक है, रमेश श्रीवास्तव जी, ठीक है, आ रहे जयकरण जी, आपकी बात सुन ली। रमेश श्रीवास्तव जी, रविंदर सिंह जी कि आने वाले समय में गुजरात की जो सोच है, नीत है, वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की। चलिए वो तो खैर रिजल्ट आएगा तब पता लग जाएगा, कुछ ही समय बाद, ज्यादा समय नहीं है। रमेश श्रीवास्तव जी, अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, आजकल भविष्यवाणी भी करने लगे हैं, ज्योतिषी भी बन के रह गए हैं कि इतनी सीटें आ जाएंगी, मैंने तो पहले ही कह दिया। तो ये स्थिति क्या है? अगर ऐसा हुआ तब तो बहुत गजब हो जाएगा, फिर तो सारे चुनाव देश के जीत लेंगे आप। प्लीज एक बार अपना क्वेश्चन और रिपीट कर दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी आजकल भविष्यवाणी करने लगे हैं। हाँ, और वो बता रहे हैं कांग्रेस की 5 सीटें कम आएंगी, हमारी इतनी आएंगी, हम टक्कर देंगे बीजेपी को। तो ऐसे तो सारे चुनाव जीत लेंगे आप देश के। कि आप भी तो यही पूछ रहे हैं ना कि भाई आपका विजन क्या है और आपका विजन क्या है। तो हम जो विजन कर पा रहे हैं वो देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या हालत होने वाली है। नहीं तो विजन जो आबकारी की जो नीति लाए थे, करप्शन में आपके जो नेता फंसे हैं, आज एक नेता की आपके पिटाई हो गई, ये सारी चीजें लेकर पहुंचेंगे आप वहां पे। बहुत अच्छा किया आपने आबकारी नीति पर सवाल पूछ लिया। हाँ, मैंने आबकारी नीति पर सवाल नहीं पूछा, मैंने ये पूछा यही सारी चीजें गुजरात लेकर जाएंगे आप। नहीं, अब आपने आबकारी नीति का जिक्र कर दिया तो थोड़ा सा तो मौका मुझे भी दे दीजिए सर। जो हमारी भाजपा की बहन बैठी हुई है उनसे जरा ये पूछ लीजिएगा कि गुजरात में शराब बंदी होने के बावजूद शराब की उपलब्धता कैसे है, और बोटाद में जो 50 से 55 परिवारों ने जहरीली शराब के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर दिया, वो कौन सी आबकारी नीति का हिस्सा है? हम तो आबकारी नीति पर जवाब दे रहे हैं। आप आबकारी नीति की बजाय विजन पे जवाब दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, विजन, आप समझिए विजन। गुजरात के लिए आपका विजन क्या है? जी हाँ, कि अगर वहाँ शराबबंदी है तो वहाँ शराबबंदी दिखनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, कानून के द्वारा उसका पालन भी किया जाना चाहिए। ये नहीं कि राज्य में तो शराबबंदी है और वहाँ राज्य के बंदरगाह पर करोड़ों हजारों करोड़ की नशीली दवाओं का उतराव होता है और वहां से पूरे देश में उसका बिखराव होता है। तो दूसरी बात, अब बेरोजगारी पे आता हूँ कि हम 2 करोड़ नौकरियों का जुमला नहीं दे रहे, हम सीधा सीधा बता रहे लोगों को। पंजाब में दे दी। सर प्लीज थोड़ा दूर बैठा हुआ आपसे मुझे कंप्लीट कर लेने दे तो प्लीज अच्छा होगा जी। मैं बोल दूं? हाँ जी बिल्कुल बोलिए जी। हम ये युवाओं को विजन देना चाहते हैं कि देखो भैया, पंजाब में कच्ची नौकरियों को हमने पक्का कर दिया, हम यहाँ भी करेंगे। पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, हम यहाँ भी करेंगे। पंजाब में बिजली 200-300 यूनिट फ्री चल रही है, यहाँ भी चलेगी। स्कूल यहाँ भी अच्छे होंगे। भाई अरविंद जी हर जनसभा में विजन की तो बात करते हैं, विजन नहीं तो क्या है कि अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा सुनिश्चित कर दें तो गुजरात का भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। ये विजन नहीं तो और क्या है? ठीक है, आम आदमी पार्टी के पास विजन है, कांग्रेस के पास विजन नहीं है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, ठीक है आप, ठीक है रमेश जी आएंगे, दोबारा आएंगे आपके पास। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सर आपने सबको सुना, हम जब मुद्दे की बात करते हैं तो मुद्दे से थोड़ा सा अलग हटते हुए नजर आते हैं। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, रैलियों का अंबार लगा, स्टार प्रचारक 40 कांग्रेस उतार रही है, 50 बीजेपी उतार रही है, आम आदमी पार्टी भी जुटी हुई है, असल मुद्दों से दूर क्यों है चुनाव? नहीं देखो, ये तो रविंद्र जी आपकी डिबेट में ही पता चल रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने पूछा, सवाल कुछ थे, जवाब कुछ और थे।
आपके प्रवक्ता से भी आपने पूछ लिया और माधवी जी से भी पूछ लिया आप जी। सवाल के बाद आपके पास जवाब नहीं है, वही गाथा वही रटे रटाए सवाल आप लेके बैठते हैं और जनता के बीच जाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं पता कि नोटबंदी पर चुनाव हो गया इस देश में, जीएसटी के ऊपर चुनाव हो गया इस देश में। क्या चाहिए आपको? बेरोजगारी को लेकर के जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के सामने रखते हैं, चुनाव नहीं हुआ। 2019 का चुनाव हो गया, अभी 4-5 राज्यों का चुनाव हो चुका है, उससे पहले भी चुनाव हो गए। जो मुद्दे आप टीवी पे बैठ के चिल्लाते हैं या सोशल मीडिया पे जो कर रहे हैं, तो कम से कम उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाकर के कनेक्ट तो करिए। जनता समझे कि आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो बीजेपी नहीं दे पा रही है, आपके पास है। और जब उस फॉर्मूले को आप जनता के सामने रखेंगे, आपने कहा विजन क्या है आपके पास? कोई किसी के पास विजन नहीं है। ठीक बात। विजन क्या? उन्होंने वहां इतने मर गए, उनको वहां नहीं मुकदमा दर्ज हुआ, वहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। तो जब आप विजन के साथ आप चुनाव में नहीं जाएंगे, तो जो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ दल है वो तो इधर उधर घुमाएगा, उसके पास रास्ता तो कुछ है नहीं, और उस क्रिकेट में आप उलझ रहे हैं। यदि उनके पास कोई विजन था, बीजेपी के पास 2001 से लेकर के 2017 तक के चुनाव में आप देखिए लगातार सीटें घटती चली आ रही हैं। 2001 में जहां 127 सीटें थी, वहां आकर के 99 पर रुक गई। हर चुनाव के चुनाव में आप देखिए सीटें घट रही हैं, 10%, 15%, और वोट प्रतिशत भी घटा है। यस, मैं वही कह रहा हूँ। कांग्रेस के पास कौन सा विजन है? कांग्रेस पार्टी के कौन से नेता हैं? हार्दिक पटेल जैसा नेता पिछले 3 महीने से राहुल गांधी से मिलने का समय मांगता रहा। ट्विटर पे उन्होंने लिखा, योजना बनाना चाहते थे वो गुजरात के चुनाव को लेकर के, राहुल गांधी ने समय नहीं दिया। या ये पूरा देश नहीं जानता? कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर नहीं जानते? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यही कहा था, गुलाम नबी आजाद ने भी यही कहा, कपिल सिब्बल ने भी इस बात का कहा कि क्या कर रहे हैं, इशारे किए। पंजाब में भी वही हुआ, पंजाब में भी वही हुआ जी। तो अब आप विजन की बात तो जब करेंगे जब कम से कम बैठ के बंद कमरे में आप अपने नेताओं की तो समझ लीजिए कि नेता लेकर के क्या आ रहे हैं जनता के बीच। जब नेता वहां का लोकल जनता के बीच रहता है तो निश्चित तौर से उसके पास कोई फॉर्मूला आता होगा, और उसको साथ आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, बैठ के वार्ता आप नहीं करना चाहते, और सीधे आप चुनाव में लेकर के जाएंगे। आप देखिए कि जिन जिन सीटों पर आप चुनाव हारे, उन सीटों पे आपने क्या किया? जिन जिन सीटों पे बीजेपी चुनाव हारी, उन्होंने पर्यवेक्षक भेजे, केंद्रीय मंत्रियों तक की ड्यूटी लगाई वहां पर, और उन्होंने निकाला कि हम किस वजह से हारे, किस जाति का वोट हमको मिला, कौन सा ऐसा फॉर्मूला था जो विपक्ष वहां जीत गया, हम हार गए, और आप उस हार पर चर्चा करने के लिए तैयार। 2019 के चुनाव में जब उनका चिंतन शिविर हुआ था, राविन जी, राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया, एक पत्र लिखा गया, उस पत्र में सब कुछ लिखा, उस पर क्या समीक्षा हुई? उन नेताओं पे जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए, वो नेता भी कहाँ हैं? पार्टी से बाहर हैं क्या, या पार्टी संगठन से बाहर हैं क्या, या सरकार से बाहर हैं क्या वो? तो ये सब समझना पड़ेगा कि कम से कम आप जनता के मुद्दों से कनेक्ट हुई। बेरोजगारी का मुद्दा है जी, महंगाई का मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा विजन नहीं है, आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे जनता भरोसा करे कि बीजेपी को छोड़कर के हम आपके पास आते हैं तो निश्चित तौर से आपके पास, यानी बाकी दलों को विजन तो दिखाना होगा, और साथ ही साथ उनके पास कौन नेता है वो चेहरा भी होना चाहिए जिससे जनता आपकी तरफ मुखातिब हो। बीजेपी और कांग्रेस लगातार सक्रिय है राजनीति में, और त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई। अभी तक हमने बात की किसके पास क्या विजन है, उसको समझने की कोशिश की, और डॉक्टर सुनील कौशिक ने यह बताया कि विजन किसी के पास नजर नहीं आ रहा। अगर दलों के पास विजन नहीं होता है तो जो सत्ताधारी पार्टी है वो आपको चकरगिन्नी की तरह घुमा देगी। माधवी जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि गुजरात बनाने की बात कही जा रही है। वैश्विक मंदी की मार जो है हीरा व्यापारी झेल रहे हैं सूरत के, उनको दिक्कत है, लेकिन बेरोजगारी की बात नहीं होती। उसमें अगर हम बताएं तो 350 से 600 वैकेंसी पर अगर 1.5 लाख फॉर्म आते हैं, आवेदन आते हैं, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि बेरोजगारी की दशा है क्या, आंकड़े चाहे जो कहें। देखिए, वैश्विक मंदी जो है वो केवल भारत में नहीं है। अगर आप देखें तो दूसरे देशों में इस समय मंदी का दौर इतना ज्यादा घातक रूप से चल रहा है कि लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वो देश जो अपने आप को अग्रणी मानते थे, जिनको कहा जाता था कि सशक्त देश है, आज वो लोग वैश्विक मंदी के चपेट में हैं, और ये बात हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए। और बिल्कुल
इस ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना की महामारी और कई सारी मंदियों की वजह से आज जो भारत जूझ रहा है, उसमें भारत ने जिस तरीके से अपना काम किया, अपने आप को सिद्ध किया और अपने आप को बचाए रखा, वो हमें अप्रिशिएट करने की बजाय हम सभी लोग उसको खींचतान कर रहे हैं उनके साथ। क्योंकि देखिए, विपक्षी पार्टी का काम है कि वो दोषारोपण करें, एक दूसरे के साथ में प्रतिद्वंदिता करें, लेकिन साथ ही साथ जब ऐसा दौर जहां पे देश और बाकी विश्व जूझ रहा है, वहां कहीं तो आप एक मत होंगे, कहीं तो आप देश की प्रगति के बारे में सोचेंगे, लोगों के बारे में सोचेंगे, देश के वैश्विक मंदी पर तो हो सकता है जनता माफ कर दे, वैश्विक मंदी पर तो हो सकता है जनता माफ कर दे या कहे चलो ठीक है उसमें हम कोताही बरत लेंगे, वहां पर हम माफ कर देते हैं आपको। लेकिन रोजगार देने की बात, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही गई थी यहाँ पर, इसलिए मैंने आंकड़ा दिया 350 से 600 की वैकेंसी पर 1.5 लाख अगर आ रहे हैं आवेदन, तो ये क्वेश्चन मार्क लगता है ना कहीं कि गुजरात में भी ऐसी स्थिति है। देखिए, आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है, और जैसा कि मैंने कहा कि पूरा विश्व आज मंदी के दौर से गुजर रहा है और कई सारे बड़े देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने अपने देश से, अपने नागरिकों से समर्थन मांगा है। और वो मैं वही कह रही हूँ कि अगर आज 2 करोड़ जो वादा किया गया था कि रोजगार के लिए और बाकी सब चीजों के लिए, तो आज जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें सारी चीजों को फुलफिल करना, वो भी कोरोना काल की महामारी से जूझते हुए, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका मन या आप एक नागरिक होने के नाते इस चीज को आप आश्वस्त रूप से कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हम लोग वैश्विक महामारी से और ये कोरोना काल से इसी तरीके से आगे निकल के आते? नागरिक होने के नाते मैं भी ये सोचता हूँ कि जब फ्री का सिलेंडर देने की बात कही गई थी तो उस पे आज दाम कितने हो गए। देखिए, हम एक नागरिक के तौर पर ये भी सोचते हैं ना माधवी जी की अब पेट्रोल के और डीजल के दाम उस समय क्या थे, अब क्या हो गए, तो एक नागरिक के तौर पर उस तरफ भी तो हमारा ध्यान जाना चाहिए ना कि किस दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए और जाना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए, और ये जिम्मेदारी है सरकार की कि वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करे और जवाब दे, उनकी जवाबदेही है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म पे लोग बैठे हुए हैं जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो उनसे पूछिए कि उन लोगों ने क्या किया उस साल के समय में, जिस समय देश को ऐसी समस्या आई, जिस समय देश इस समस्याओं से जूझ रहा था, इन्होंने दोषारोपण करने के अलावा कुछ किया क्या? जिस समय ये जो आबकारी नीति की बात कर रहे हैं, कोरोना काल की महामारी में इन्होंने दिल्ली में क्या किया? दारू की, शराब की दुकानें सवाल आप गुजरात में भूल गए कि क्या होगा? ये सवाल आप गुजरात में दूसरे दलों से पूछ कैसे सकते हैं? ये नहीं, मैं पूछ रही हूँ इसलिए क्योंकि वो सवाल मुझसे कर रहे हैं, लेकिन मैं तो मैं आरोप लगाने में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं अपनी बात कह रही हूँ। लेकिन ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तो ये हालत है, आप खुद ही बोल रहे हैं कि इनके लीडर के पास इतना टाइम नहीं कि अपनी नेताओं से मिले, तो अपनी जनता से क्या मिलेंगे? ये किस विषय से जाके, किस कारण से जाके कांग्रेस की स्थिति का आकलन इसलिए किया जा सकता है क्योंकि पिछले चुनाव में उसका जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, उसकी सीटें बढ़ी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तो चुनौतियां दी हैं। देखिए, 12 सीटें ऐसी थी जहां पर 1% के मार्जिन से हार जीत का फैसला हुआ है, 20 सीटें ऐसी थी जहां पर बहुत ही कम मार्जिन रहा। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ आपकी बात से, क्योंकि आंकड़े तो सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, तो इसमें तो कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है। मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा तो आके बात करें और पूछें कि जनता ने विश्वास, देखिए जो जीता वही सिकंदर वाली बात होती है। लड़ाई होनी चाहिए, मैं मानती हूँ कि विपक्षी दल को मजबूत होना देश में बहुत जरूरी है, देश की सशक्तता के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो विपक्ष में बैठे हैं वो ऐसी नाजुक परिस्थितियों में सरकार के साथ, देश की जनता के साथ अपना योगदान दें और कुछ पहलुओं पर सकारात्मक रूप से सोचें। नहीं, वो आरोप की बात हमने की नहीं, हमने की आप आरोप दूसरे दलों पर तो गुजरात में नहीं लगा सकते क्योंकि लंबे समय से तो आप ही काबिज हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ बात बेरोजगारी की नहीं है। क्या हम केवल सुन लीजिए माधवी जी, एक मिनट सुन लीजिए, माधवी जी एक मिनट सुन लीजिए, दूसरे राज्यों में जहां पर कांग्रेस सवाल तो सुन लीजिए, वहां क्या हो रहा है? सवाल तो सुन लीजिए जी। हम सिर्फ शहर की बात क्यों करते हैं? आदिवासियों की क्या बात की गई, मछुआरों की क्या बात की गई? क्या उनको लेकर कोई नीति बनाई गई है? उनको लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये जो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सवाल कैसे आप पूछ सकते हैं? शहर में आपका वोट बैंक भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में तो उतना मजबूत नहीं है ना। आप कर लीजिए अपना प्रश्न। मैंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में तो आप उतना मजबूत नहीं है। क्यों नहीं? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मोदी जी के शासनकाल में कौन सा ऐसा वर्ग है जिसे मतलब जो अछूता रहा सरकार की नजरों से? चाहे आप देख लीजिए कि आज हमारे राष्ट्रपति जो है वो बनी है हमारे एक ट्राइबल से आई हुई महिला, जिसको लोग लगातार जो है उनके ऊपर में जिस तरीके से छीटाकशी कर रहे हैं, कितनी दुखद बात है। तो मोदी जी के की
कि तो ये नेतृत्वकर्ता है, उनकी नेतृत्व क्षमता ये है कि वो हर वर्ग के बारे में सोचते हैं। और ऐसी स्थिति में उनके पास कुछ नहीं बचता है, तो वो केवल एक ही बात बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम और धर्म की बातें करने लगते हैं। ठीक है, इसका जवाब मोदी जी ने तो सभी वर्गों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोचा, सबको आगे लेकर। रमेश जी, सुनील कौशिक जी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। सुनील कौशिक जी, हर वर्ग के लिए सोचा, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल आदिवासी इलाके में रैली करने के लिए पहुंचते हैं, जो पहली उनकी रैली हुई थी वो आदिवासी क्षेत्र में ही गए थे और उस समय घबराहट पैदा हो गई थी। धीरे धीरे करके ये लगने लगा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पकड़ बना रही है, तो एक का एक अचानक से रैलियां शुरू हो गई, अचानक से सारे काम शुरू हो गए एक के बाद एक। क्या ये हम माने पहले हल्के में लिया जा रहा था और उसके बाद धीरे धीरे करके लगा कि मुकाबला वहां बिगड़ सकता है या मामला बिगड़ सकता है और उसके बाद तेजी आ गई रैलियों में? देखो रवीश जी, एसपी और एसटी की बात करेंगे पूरे गुजरात की तो लगभग 40 सीटें हैं जो आरएसएस सीटें हैं और उन 40 सीट में से 20 सीटें ही बीजेपी को मिल पाई और उन 20 सीटों की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब अंतर में हार जीत नहीं हुई। तो जैसे माधवी जी ने भी कहा ना कि राष्ट्रपति हमने देखो बना दिया, तो ये है ना उनके पास एग्जाम्पल कहने के लिए। उत्तर प्रदेश के आपके ना चुनाव 2022 से पहले देखे थे ना, जो राष्ट्रपति महोदय थे 5 साल में नहीं घूमे, पर राष्ट्रपति के 2022 के चुनाव से पहले उनके तमाम दौरे लगा दिए गए, तमाम उन्होंने कार्यक्रम किए। तो ये कहने के लिए बीजेपी के पास है कि हाँ देखिए हमने किसी ऐसे व्यक्ति को कहां से उठा के कहां बिठा दिया। सुनील जी, अब ये जो आपका सवाल है वो आप ही से सवाल पूछ रही हैं जी, आपके सवाल का जवाब नहीं है इनके पास। हाँ, ठीक है सुनील जी, एक बात और, तो ये बात तो कांग्रेस भी कह सकती है कि हमने अपना जो अध्यक्ष बनाया वो किसको बनाया है। हाँ, तो वो तो हम लोग भी कह रहे थे रविंद्र जी कि जो जिस समाज से अध्यक्ष कांग्रेस के आया उसकी चर्चा कांग्रेस को करनी चाहिए और बीजेपी के पास बहुत कुछ नहीं है। बीजेपी ज्यादा अध्यक्ष को ऊपर आरोप प्रत्यारोप का कहेगा तो वो कांग्रेस के पास कहने के लिए होगा कि वो अनुसूचित जाति से हैं इसलिए बीजेपी उनको टारगेट कर रही है। तो बीजेपी के नेताओं को आप देखिए, उन्होंने खड़गे साहब को टारगेट नहीं किया और न वो छूना चाहती उस मुद्दे को लेकर। ठीक बात। लेकिन कांग्रेस के पास इस मुद्दे को आगे लाने का प्रयास करना चाहिए कि एक विजन ऐसा होता, जैसे आपने कहा तत्काल उन्होंने रैलियां सब सेटअप कर दी गई और लगभग 93 रैली करनी है पिछले अगले हफ्ते में चुनाव से पहले। खड़गे साहब की कितनी रैलियां लगा दी गई? मतलब बीजेपी के पास रविंद्र जी एक ऐसा विजन है कि जहां हल्का हो, जैसे उत्तर प्रदेश का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उन्होंने देखा कि पूर्वांचल में स्थिति खराब हो रही है, 2 दिन मोदी जी ने दिए वहां पर। तो ऐसे क्या कोई प्लान ऐसा कांग्रेस के पास या आपके पास रहता है कि यदि हम कहीं भी निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं या हो सकता है कि जहां जिस क्षेत्र में हम कमजोर दिखाई देंगे तो हम अपनी ताकत झोंकते हैं। लेकिन क्या हम कांग्रेस को सुनील जी कर सकते हैं इग्नोर, क्योंकि 40 चेहरे उन्होंने वहां प्रचारक के रूप में उतारे और सारे बड़े नेता तो पहुंच चुके हैं, तो वो कांग्रेस भी इतना हल्के में नहीं ले रही गुजरात को। हाँ बिल्कुल नहीं ले रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही है स्थिति कि अधिकतर आप देखोगे कांग्रेस हमलावर अधिकतर आप पर हो रही है वहां। ठीक बात। यहाँ भी आप दिल्ली के चुनाव में आप देखेंगे यहाँ बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पार्टी और कांग्रेस फिर जाए और बीजेपी निकल जाए। कम से कम सत्ता पक्ष से लड़ना चाहिए और जहां आप और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के ऊपर वहां कटाक्ष कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसका फायदा बीजेपी लेगी। ठीक है जयकरण जी, निशाना जिधर होना चाहिए उधर तो है नहीं आपका, तो अगर लक्ष्य से आप भटके तो नुकसान आपका ही है, ये कहना चाह रहे हैं सुनील कौशिक जी। नहीं रविंदर सिंह जी, देखिए हमारा निशाना ठीक जगह पर है और हम जनता के हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा है, नहीं किया। कौशिक जी का अपना विश्लेषण हो सकता है, जैसे कौशिक जी ने कहा कि हार्दिक पटेल को कांग्रेस पार्टी ने कहीं का नहीं छोड़ा, उनसे मुलाकात नहीं की, उनको किनारे कर दिया। आज हार्दिक पटेल को भारतीय जनता पार्टी कहां ताज पहना रही है? अरे हार्दिक पटेल को कांग्रेस पार्टी ने शीर्ष जगह बैठा करके वो सम्मान दिया। पाटीदारों के ऊपर जो जुल्म जाती हुई थी उसको देखते हुए गुजरात में उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सम्मान देने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी में उनका कहां स्थान है, कहां कुर्सी मिलती है, कौन सी उनकी जिम्मेदारी दी गई है, ये गुजरात के पाटीदार और वहां की जनता जानती है। लेकिन जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का कर दिया है, सुन लीजिए, कांग्रेस की जो लापरवाही से उसका नुकसान हुआ, उसकी भरपाई आप कैसे कर पाएंगे?
नहीं, कांग्रेस की कोई लापरवाही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है। जिस प्रकार से हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी की नेता कह रही थी कि कोरोना काल की चर्चा कर रही थी, कोरोना काल की चर्चा इनको करते हुए शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को, उनके मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को? अरे जब सारी नदियां लाल हो गई थी और लाश जलाने के लिए कभी टोकन नहीं लेना पड़ा रविंदर जी, टोकन भी इन्होंने बंटवाने का काम किया। अरे कोरोना काल में जब आम जनता, देश की पूरी जनता, जब आम जनता कोरोना पीड़ितों को सहायता में जुटी हुई थी, ऑक्सीजन देने के लिए जुट रही थी, दवा और सुख दुख में शामिल हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे, बंद कमरे में ट्विटर और फेसबुक से काम माधवी कर जी रहे थे। आरोप लगा रहे हैं, जवाब ले लेते हैं माधवी जी से, ब्रेक पे आप कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को माधवी जी जवाब दीजिए। सड़कों पर थे। ठीक है जयकरण, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं जल्दी से, जवाब ले लेते हैं, फिर ब्रेक पे जाना, जवाब ले लेते हैं, जवाब कोरोना पीड़ित। ठीक है, आप जवाब ले लें दीजिए माधवी जी। देखिए, मैं कहूंगी कि ये वो मक्खी है जो साफ सुथरी जगह पे कभी बैठेगी नहीं, हमेशा गंदी जगह और घाव पर ही बैठेगी। ये कभी भी पॉजिटिव बात कर नहीं सकते। अगर मतलब कांग्रेस आपको मक्खी की तरह लग रही है? देखिए, ये कभी पॉजिटिव सकारात्मक बात कर नहीं सकते, इनकी आदत है। ये हमेशा वही बात करेंगे जिसमें देश में अराजकता फैले, ये वही बात करेंगे जिसमें लोगों के अंदर में असंतोष की भावना जागे। ये अच्छी बात कभी नहीं कर सकते। आपने बोला, मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब मुझे जयकरण जी अब आप जवाब तो सुन लीजिए। प्रकार से भाजपा के लोग अपने आप को असहाय समझते हैं, क्योंकि अब जवाब सुन लीजिए, आपने सवाल किया तो हम जवाब भी तो ले लें माधवी जी से, फिर ब्रेक पे भी जाना। देखिए, जब कोरोना का टीका आया तो इन लोगों ने बोला हम टीका नहीं लगवाएंगे। ये लोग वो थे जब बॉर्डर पे सैनिक मर रहे थे, तब इन लोगों को साक्ष्य चाहिए था। ये वो लोग हैं, जब कोरोना काल हो रहा था तो ये लोगों में असंतोष फैलाने की कोशिश कर रहे थे, साथ देने की कोई। आप बताइए ना, कौन सा फुटेज है आपके पास में जहाँ राहुल गांधी ने निकल के बाहर किसी के लिए कुछ काम किया हो? बताइए जरा से। कुछ नहीं किया इन्होंने। आप लोग तो खाली बस बैठकर निकालिए, नुक्स निकालिए, बुराइयां निकालिए और लोगों में अराजकता फैलाइए। जब कुछ नहीं मिलता है तो धर्म की राजनीति का बोलबाला आप शुरू कर दीजिए और जबरदस्ती का अभी तो कभी आप हिंदू बन जाते हैं, अभी तो आपके जो नेता है वो सर पे टीका वीका लगा के पगड़ी पगड़ी बांध कर अपने आप को सबसे बड़े हिंदू नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जो है वो ये आप लोग पहले सोच ले कि आप लोगों का विजन क्या है और आप लोग करना क्या चाहते हैं। देश की जनता आप लोगों के बारे में अच्छी तरीके से जानती रही। बात जिस मजबूती की बात माधवी जी भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना गुजरात में, कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही आज भारतीय जनता पार्टी की कहावत। ये कहावत आपके ऊपर सिद्ध होती है, हमारे ऊपर सिद्ध नहीं होती है। आप लोगों की सरकार जहाँ जहाँ है, आप लोगों ने क्या किया? राजस्थान में आप लोगों ने ये आरोप प्रत्यारोप जो है ना, 3500 रुपया ये डिबेट को खराब कर देता क्या आप लोगों ने दिया? एक मिनट जयकरण जी, माधवी जी, असल सवाल का जवाब, बलात्कार होते हैं तो असल सवाल का जवाब देने से आप जाती है, वो दूसरे राज्यों में जाके धरना प्रदर्शन करती है, मगर वो राजस्थान को भूल जाती है। रमेश जी, विजन की तो आप बात करते नहीं, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास विजन है, लेकिन हम आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल लक्ष्मी गणेश की फोटो नोटों पर हो, इसको लेकर गुजरात पहुंचते हैं और कोरे आश्वासन कि फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, इन सब चीजों से जीत का आधार तय हो जाता है। आपको लगता है गुजरात इतनी आसानी से इन सब बातों को मान लेगा? और गुजरात में ऐसे लोग भी हैं जो इनसे बड़े देवी देवताओं को भी मानते होंगे, वो कहेंगे उनकी फोटो लगा लो। तो ये चुनावी चीजें हैं क्या? इससे कोई स्तर पता लगता है कि पार्टी का क्या है? क्या हम आधारभूत कोई बात नहीं करते, हवाई बातें कर रहे हैं, या पूजा पाठ की हम बात कर लेंगे, लेकिन हम जनता जिसको हम जनार्दन कहते हैं घर घर जाकर, उस पर कोई बात नहीं करते। एक बात बताइए, आपने कहा कि ये कोरी बातें करके चुनाव जीत लेंगे। साहब जी, ये कोरी बातें कहां से निकल के आ गई? अरे हम दिल्ली में बिजली का दाम कम कर रहे हैं, बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, ये कोरी बातें थोड़ी है भाई। ये तो कितने दिनों से प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बातें हैं। आज कन्नन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हम दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, तो ये कोरी बातें नहीं है सर। पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि कोरी बात, इसको
स्कूलों की शिक्षा का हमने नवीनीकरण किया है, हमने उसको बहुत आगे बढ़ाया है, ये कोरी बात नहीं है, बल्कि कोई भी जाकर देख सकता है। शिक्षा का स्तर बढ़ाया, शिक्षा महंगी भी कर दी। देखिए, शिक्षा हमने महंगी नहीं की है, शिक्षा का स्तर जरूर बढ़ाया है। कितने विद्यार्थी प्राइवेट कोचिंग की सहायता लिए बगैर आज आईआईटी में, मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों से पढ़ के ले रहे हैं। तो हमने एक करियर के नए रास्ते खोले हैं, हमने एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोग्राम शुरू किया है। तो गुजरात में इन चीजों की कमी है जी, गुजरात में इन चीजों की कमी है। गुजरात में साहब बहुत कमी है इन चीजों की। हम जब इनके स्कूल देखने गए तो उन्होंने पुलिस लगा दी, देखने नहीं दिए। और हमने मुख्यमंत्री के वो तो आपका स्टिंग ऑपरेशन कर करके दिखा रहे, आप भी दिखा देते, घबरा गए क्या आप? हमने नहीं, हमने तो कई बार इनके स्कूलों की दशा और दिशा दोनों को दिखाया, दुर्दशा को दिखाया। और जहां तक इनके स्टिंग ऑपरेशन की बात है, जब आदमी के पास कुछ अपना किया हुआ काम दिखाने को नहीं होता ना, तो फर्जी पिक्चरें बनाता है। वो सोचता है कि पिक्चर देख के जनता भ्रमित हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं आपके मंत्री जेल में बंद है, मसाज करवा रहे हैं। जनता असली काम देखती है साहब, असली काम। अब मैं विजन पे आता हूँ, गुजरात के विजन पे भी जरा सा बात हो जाए ना। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं जी, ये जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता अक्सर आकर के कहते हैं ना, मोदी जी का नेतृत्व ऐसा, मोदी जी का नेतृत्व ऐसा, तो जरा इनसे पूछ लीजिए कि मोदी जी का ऐसा ही चमत्कारिक, अलौकिक, ईश्वर के समान नेतृत्व है, तो कभी भाजपा गुजरात में पिछले 27 साल में 2/3 बहुमत से क्यों नहीं जीती? अच्छा, सवाल याद है आपको हमने क्या पूछा था? बिल्कुल संघर्ष करके जरा से बहुमत पे आए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है, रमेश जी, सवाल याद है आपको हमने क्या पूछा था? सर प्लीज एक, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, सवाल याद है आपको हमने क्या पूछा था? सवाल आपने विजन की बात की थी, वो पहला सवाल था। दूसरा, जब मैं ब्रेक के बाद आया, मैंने कहा गणेश लक्ष्मी जी की फोटो से आप वहां पर पहुंच रहे हैं और कोरे आश्वासन। अरे आपने कई सवाल एक साथ पूछे साहब, हम गणेश 2 सवाल पूछे थे सिर्फ आपसे सर, कई सवाल कहाँ श्री गणेश कर दूं? 2 सवाल पूछे थे आपसे। यही से श्री गणेश करूं, आदेश तो दीजिए। नहीं सर, हम आदेश का, अतिथि देवो भव, हम तो आपको अतिथि मान रहे हैं सर, आप तीनों अतिथि हैं। हमारा सवाल ये है कि गणेश लक्ष्मी की फोटो से आम आदमी पार्टी का उद्धार हो जाएगा? अरे साहब, गणेश लक्ष्मी की फोटो से पूरे देश की अर्थव्यवस्था के उद्धार होने की बात कर रहे हैं हम। आप तो आम आदमी पार्टी का उद्धार होने की बात कर रहे हैं। भाई आप सोचो कि गणेश लक्ष्मी जी से भारतीय जनता पार्टी को या किसी अन्य को परेशानी क्या है? क्या हम और आप गणेश लक्ष्मी का पूजन नहीं करते हैं? करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। हमारी श्रद्धा नहीं है, राजनीति नहीं करते उस पे जी, राजनीति नहीं करते उस पे, नहीं बिल्कुल नहीं। और राजनीति कैसे हो रही है इस पर? नोटों पे अगर गांधी जी की फोटो छपे या किसी अन्य की फोटो छपे तो इसको आप राजनीति का हिस्सा कैसे कह सकते? वो लोग तो राजनीति से ऊपर है। हम तो इससे ये व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। एक विचार है, विचार की लोकतंत्र में हमेशा एक्सप्रेस करने की आजादी होनी चाहिए। आप उसे स्वीकार करें, सहमत हो, असहमत हो, अच्छी बात है। अब आइए गुजरात के विजन पे तो बात कर लीजिए प्लीज। हाँ, वो पिछली बार भी करी थी। कितनी सीटें आई थी आपकी? कितनी सीटें आई थी पिछली बार आम आदमी पार्टी? सर ऐसा है, इस तरह से गुब्बारे में पिन चुभोने से गुब्बारा फूटता होगा, लेकिन जब हमारे पैरों में कांटे आप लोग चुभोते हैं ना, तो हम और ऊंचाइयों में जाते हैं। तो याद ये बात बहुत अच्छी कही आपने। ऐसा कहा जाता है रमेश जी कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। ये कांटे किसने बिछाए आपके लिए? ये कांटे, अरे हमारे साथी बैठे तो हैं, दो हमारे साथी बैठे हैं। कांग्रेस ने या बीजेपी ने? कांटे बिखराते रहते हैं। कांग्रेस ने या बीजेपी ने? दिल्ली में आप देखें, दिल्ली में तो रोज एक नया कांटा हमारे पांव में चुभोने की कोशिश की जाती है। ठीक है। और जैसे ही ये एक नया कांटा हमारे पांव में चुभोने की कोशिश करते हैं, इनके दिल्ली में कम से कम 10,000 वोट कम हो जाते हैं। लोग यही सोचने लगते हैं कि भाजपा वाले इतनी बड़ी पार्टी है और इनको एक आम आदमी पार्टी से लड़ने के सिवा कोई काम ही नहीं है। ठीक, ये लड़ाई झगड़े में भरोसा रखते हैं। श्रीवास्तव जी, ऐसा गुजरात के चुनाव में कोई ऐसा आंकड़ा आया जहां बीजेपी सत्ता से दूर चली गई और कांग्रेस को आपके समर्थन की आवश्यकता पड़ी, तो क्या देंगे क्या?
देखिए ऐसा है, अगर ऐसी अवस्था हुई तो पहली बात तो आपके प्रश्न में ही अंतर्निहित है कि गुजरात में भाजपा बहुमत का आंकड़ा टच नहीं कर रही है। तो बहुमत का आंकड़ा टच क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में रह रही है। कांग्रेस की वजह से बहुमत का आंकड़ा टच नहीं करेगी, हमारी वजह से बहुमत से दूर रहेगी। मतलब हमने हराया उसको। और अरे वो सीधा सा सवाल कर रहे हैं रमेश जी, बहुत सीधा सवाल है। अब सुन ले सर, जब जवाब सुन ले। गठबंधन करेंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक में किया, महाराष्ट्र में किया और राजस्थान में करते करते रह गए। ठीक है, जवाब नहीं है आपके पास। ठीक है, कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी सुनील कौशिक जी, जवाब नहीं है ना आपके पास? सुनील कौशिक जी, भाजपा की गोद में बैठी हुई नजर आएगी। आम आदमी पार्टी जो कह रही कि हम मुकाबले में है, तो चर्चा हो रही विज्ञापन में कि आजकल अखबारों में आम आदमी पार्टी बहुत छाई हुई है, गुजरात के खासकर अखबारों की हम बात करें तो ये अखबारी लड़ाई क्या लगता है कि ये धरातल पर आ पाएगी? और कौन सा जीत का फैक्टर क्या होगा तीनों पार्टियों के लिए गुजरात में? देखिए देखो, ये आप पार्टी को प्रचार के तरीके और कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि अभी 4-5 राज्यों के चुनाव होकर चुके हैं, सीधे नतीजे उनके सामने हैं। जहां दिल्ली में जिन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव आप पार्टी जीती, उन मुद्दों को लेकर के वो एनसीआर की सीट भी नहीं जीत पाई। आप छोड़ दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, गाजियाबाद नोएडा की सीट भी जीतते थे तो हम समझ सकते थे कि हाँ कुछ प्रभाव एनसीआर में है जो दिल्ली में किया है। पंजाब में परिस्थितियां क्या थी वो हम सब लोग देख रहे थे, लेकिन उत्तराखंड में आपने आप पार्टी को देखा, वही मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के गुजरात में थे। कांग्रेस में आप देखिए, जहां प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरी, बहुत सारी भीड़ थी, मीडिया में चर्चा थी उस समय, हम लोग भी चर्चा करते थे कि हाँ कुछ नया कुछ होगा। वोट में तब्दील नहीं हो पाई वो लड़की है, लड़ सकती है क्या, वो नारा उन्होंने जाकर के हिमाचल में दिया, अभी नहीं दिया, गुजरात में दिया जाके नहीं दिया। 40% सीटों की बात महिलाओं की कही, क्या हिमाचल में 20 सीटें वो जाकर के गुजरात में थी नहीं थी। तो जो विजन लेकर के आप चलना चाहते हैं, हो सकता है कि एक आध चुनाव आप हार जाएं, लेकिन आप तत्काल बदल देंगे चुनाव, तो जनता कैसे भरोसा करेगी? इस राज्य में आपका विजन कुछ और था महिलाओं पुरुष को लेकर के, और दूसरे राज्य में कुछ और हो गया। सुनील जी, 30 सेकंड में आखिरी टिप्पणी चाहेंगे आपकी कि अभी तक का जो प्रचार हुआ है और अभी तक जिस तरह से मुद्दे उछाले जा रहे हैं, उसमें क्या लगता है कौन अभी तक आगे है? नहीं देखो, निश्चित तौर से बीजेपी आगे है, अभी इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष में जब मुझे लगता है कि यदि आपको थोड़ी सी भी वहां बढ़त मिलती है तो कांग्रेस का वोट कटेगा, वहां बीजेपी का वोट नहीं कटेगा। और त्रिकोणीय संघर्ष में यदि आप पार्टी ऐसी सीटें ले आती है तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। जहां कांग्रेस और आप एक दूसरे के खिलाफ हम बोल रहे हैं नहीं, लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि अगर 8% वोट आया आपके पास तो कांग्रेस का वोट कटेगा, और अगर 12% वोट आया तो फिर बीजेपी को नुकसान है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ इस बात को लेकर के। सूरत में आप देखिए ना, अभी नगर निगम के वहां चुनाव हुए, सारी की सारी सीटें आप पार्टी को मिल गई, जहाँ गढ़ माना जाता था। यानी अभी तक की दौड़ में माने कि बीजेपी आगे है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का पूरा तरीका देखा जाए, चाहे प्रचार की बात की जाए, चाहे आंकड़ों की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी क्या चमत्कार करेगी ये देखने वाली बात होगी। क्या जनता उससे सहमत होती है तो फिर मुश्किल होगी कांग्रेस के लिए, लेकिन जिस तरह से पुराने अगर हम आंकड़ों के, पिछले चुनाव के आंकड़ों को दिखाएं तो उसमें कांग्रेस अगर ढंग से मेहनत कर लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती वो पेश कर सकती है। अब देखना तो यही होगा, क्योंकि कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, जैसा कि शुरुआत में माधवी जी ने बात करी थी। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।